नए साल पर मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। जून तक क्या हुआ, कितने बड़े फैसले थे, कौन से ऐसे अफसोसनाक वाकयात थे, आपने 6 महीनों की पहली सारी हाइलाइट्स देख ली हैं। अब जरा बात जुलाई की होगी और जुलाई में भी कुछ बड़े फैसले हुए, कुछ इसके बाद इवेंट्स हुए, उन पर भी एक एक करके नजर। पहले ग्राफिक्स के जरिए 2-3 बड़ी बातें। एक तो एसटी बिल, जिसका एक तवील मुद्दत से इंतजार तकरीबन 12 लाख पहाड़ियों को जम्मू कश्मीर के अंदर था, पडारीज, गड्ढा ब्राह्मण्स और इसके अलावा कोलीज, उनके लिए भी इसमें एक प्रोसीजर रखा गया। एसटी बिल 26 जुलाई 2023 को पेश किया गया। वो अलग बात है कि साल के आखिर तक इसको पास नहीं किया जा सका। दूसरी बड़ी खबर थी जुलाई के महीने में, वो थी सालाना अमरनाथ यात्रा। श्राइन बोर्ड की ज़बरदस्त इंतजामात, मकामी लोगों के बिलखुसूस कश्मीर वादी के अंदर मुसलमानों की जानिब से ताउन, सिख बरादरी की तबके की जानिब से ताउन, इस यात्रा को कामयाबी के साथ 62 दिनों में मुकम्मल किया गया। पहले बैच में 3488 यात्री जो हैं वो रवाना किए गए वादी कश्मीर में पवित्र गुफा की तरफ। तो पहली खबर जो मैंने आपको बताई, ये 2 बड़े इवेंट्स थे, या 2 बड़ी आप कह सकते हैं खबरें साल 2023 में रही। पहली बात एसटी बिल के हवाले से, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने बुध का दिन था, लोकसभा में 3 बिल पेश किए थे, जिनमें जम्मू कश्मीर में तालीम और मुलाजमत कोटे के ढांचे को एक बार फिर से हिला देने का इम्कान नजर आ रहा था। यहां तक कि इस मामले पर मरकजी वजारत की जानिब से यह भी कहा गया कि इसमें पूरी तरीके से इंतजाम है कि वो तमाम लोग जो गुजर बकरवालों के साथ बराबरी का हिस्सा रखते हैं, हकदार हैं, उन तमाम लोगों को फायदा पहुंचाना। कबाइली उमूर की वजारत की जानिब से आइन जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल 2023 मुतारिफ कराया गया, जिसके जरिए पहाड़ी जो एक आप कह सकते हैं ग्रुप है, उसको 3 दीगर पर बाकियों के साथ बराबर एक ही कतार में खड़ा करने की कोशिश है, या मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में लाने का भी एक इंतज़ाम इस बिल के ज़रिए था। इसके अलावा गड्ढा ब्राह्मण, कोलीज और पडारीज, ये वो कबीले हैं जिनको समाजी तौर हुकूमत के मुताबिक इस बिल के ज़रिए इंसाफ पहुँचेगा। और आईन जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर तरमीमी बिल 2023 26 जुलाई को पेश हुआ, जिसमें वाल्मीकि को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में एक बार फिर से, जो सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खाली सफाई का काम करते थे, बाकी कामों के लिए भी बाख्तियार बनाया गया और बाकी बरादरियों के बराबर मरकजी वजारत ने खड़ा कर दिया। ये तो एक बात थी जो जुलाई में दर्ज फहरिस्त जातों को ऊपर लाने की या स्पेशल कैटेगरी में डालने की कोशिश थी, जुलाई 26 को हुई। इसके अलावा जुलाई का पहला हफ्ता जो था वो भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 1 जुलाई 2023 को सालाना अमरनाथ यात्रा का आगाज़ हुआ और पहले जत्थे को लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 3488 यात्री शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, उनके एडवाइजर आर भटनागर और श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान के अलावा सूबाई कमिश्नर जम्मू मौजूद इस खास मौके पर थे। पिछले कई बरसों में अमरनाथ यात्रा में लोगों की तादाद कम हो रही थी और 2012 में गुफा की जियारत करने वाले यहाँ अकीदतमंद थे, यात्री थे, 6 लाख से ज्यादा जायरीन जो यहाँ पर पहुंचे थे, जबकि 2022 में ये तादाद कम होकर 3 लाख तक पहुंची, या 3.5 लाख के आसपास। लेकिन 2023 में सरकारी आंकड़ों को अगर सही माने तो 4.5 लाख तक पहुंच गई, मीन्स 4.5 लाख के आसपास। 62 रोजा यात्रा जो कि 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के खास मौके पर छड़ी मुबारक की तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुई। अहदेदारों की तरफ से आखिर में ये भी बताया गया कि मुक़द्दस गुफा में जिन जिन लोगों ने अभी तक यहाँ ज़ियारत के लिए पहुंचे थे या पूजा पाठ के लिए पहुंचे थे, इनमें महंत दीपेंद्र गिरी भी शामिल थे, जिनकी क़यादत में बाबाओं का या साधुओं का एक ग्रुप जो कि छड़ी मुबारक को लेकर इस खूबसूरत इलाके की तरफ रवाना होता है, गार तक पहुंचते हैं। लेकिन इस खूबसूरत इलाके में जब इस यात्रा को इस बार 4.5 लाख के आंकड़े को छुआ गया, तो जम्मू कश्मीर के शहरियों का बड़ा रोल था। मकामी मुसलमान, जिनमें सबसे ज़्यादा घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, उनका बड़ा कलीदी रोल इसमें रहा है। और कई बार नाखुशगवार वाक़यात भी आए या पेश इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर की गई, लेकिन यही वो मकामी आबादी थी, यही वो लोग थे जिन्होंने यात्रियों को ख़ास मेहमान समझकर उनकी ज़बरदस्त अंदाज में यहाँ पर मेहमान नवाजी की। और जाते हुए यात्री भी इन सब की तारीफ़ करते और पीठ थपथपाते नजर आए। ये तो जुलाई की बात थी। अब ज़रा अगस्त के महीने में चलते हैं। अगस्त का जिक्र होता है तो जम्मू कश्मीर में कई लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं। जिक्र होता है 5 अगस्त 2019 का। दफ़ा 370 की तनसीख के हवाले से मरकजी हुकूमत ने इकदाम उठाया, मरकजी काबीना ने जो कुछ कहा, और उसके बाद जाकर मामलात पहुंचे जम्मू कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी बनने के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला हुआ। 2 अगस्त से तमाम काम के दिनों में पीर और जुमे को छोड़कर
उन दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने समाअत करने का फैसला लिया जिनमें साबिका रियासत जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म किया गया था और आइन के आर्टिकल 370 को जब खत्म किया गया या डाइल्यूट किया गया तो इसके खिलाफ जो बेंच बना था या इस फैसले को सुनाने के लिए जम्मू कश्मीर के कई लोगों ने इसको या जिनमें सियासी जमातें थी, कई दीगर वर्कर्स थे, उन तमाम लोगों ने इसको चैलेंज किया था सरकार के फैसले को। तो उस फैसले पर दफा 370 पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस सूर्यकांत पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच, ये 5 वो जजेस थे, उन्होंने ये हुक्म सुनाया जुलाई के महीने में कि अब 2 अगस्त से रोजाना बुनियादों पर समाअत होगी। समाअत 2 अगस्त से 10:30 बजे सुबह शुरू होती थी और 27 जुलाई तक मुतलका दस्तावेजात दाखिल करने के लिए भी हिदायत दोनों फरीकैन को दी गई थी जिन्होंने अपना काम किया। 5 अगस्त 2019 का मरकजी हुकूमत का फैसला, जिसको सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया गया था और इसके बाद से ये समाअत शुरू हुई। ये तो अगस्त की सबसे बड़ी बात थी जो मैंने पहले ग्राफिक्स के जरिए और उसके बाद तस्वीरों के जरिए आपने देखी है। और सबसे खास बात ये कि तवील बहस चली 16 दिनों तक। शायद इतना तारीखी केस किसी ने पेज टू पेज, पेपर टू पेपर या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट सुना हो, देखा हो, मुशाहिदा किया हो। और कई लोगों को जिनको जम्मू कश्मीर की तारीख पता ही नहीं थी, उनको तारीख भी पता चल गई और ये केस क्या है, जम्मू कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी, इसकी अहमियत क्या थी, इस केस की 16 रोज़ की तवील समाअत के दौरान ये सारी चीज़ें लोगों ने बारीक बीनी से देखी, बराह रास्त कवरेज देखी, गुलिस्तान न्यूज़ ने भी सारी चीज़ें दिखाई, बहुत सारे लोगों को समझ आ गई। ये तो बात थी अगस्त की। अब जरा सितंबर में चलते हैं। अगस्त का महीना खत्म होते होते लोगों को इंतजार था कि अब जब समाअत कंप्लीट हो गई है तो किसी भी वक्त भी फैसला आ सकता है। सितंबर 5 का आप कह सकते हैं कि पहला हफ्ता था, 5 तारीख थी, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की सरबराही में एक आईनी बेंच ने 5 सितंबर को 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर अपना फैसला महफूज रख लिया। पहली खबर ये जो आप ग्राफिक्स के जरिए सितंबर के महीने में जो हुआ वो आपके सामने। सितंबर में ही कोकरनाग, अनंतनाग में गडूल के मकाम पर एक झड़प चली 7 से 8 दिनों तक, जिसमें कर्नल, मेजर और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के DYSP समेत ये तमाम वो जवान थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और इसी दौरान एक कार्रवाई मिलिटेंसी मुखालिफ होती है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के एहलकार समेत 8 लोग पकड़े गए जो काफ़ी वक्त से मफरूर थे, मुजरिम करार दिए गए थे। लेकिन जब मैंने 3 खबरें बताई, 3 ग्राफिक्स आपके सामने हैं, तो सितंबर का पहला फैसला जिस पर डिटेल्स आपको देना ज़रूरी है और वो था 5 अगस्त के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर फैसला सुनाना और इसके बाद इसको महफूज रखना। खुसूसी मुराद जम्मू कश्मीर को दी ज़रूर गई थी, लेकिन समाअत में जहां अर्जी गुजारों की तरफ से भी और हुकूमत ने भी दोनों की तरफ से आर्टिकल को मनसूख करने और जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत के खात्मे के तरीकाकार पर इसकी आईनी हैसियत थी, उसको चैलेंज किया गया था। 16 दिन तक समाअत जारी रही। बिलाखिर सरकार ने जो दलाइल देने थे वो दिए, दूसरी तरफ दोनों फरीकैन ने अपनी बात रखनी थी वो रख दिए गए और हुकूमत ने, जिनकी नुमाइंदी अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट कनु अग्रवाल कर रही थी, उन्होंने दलीलें दी और जम्मू कश्मीर का मुकम्मल तौर पर ये जो फैसला था वो दुरुस्त करार देने की कोशिश की। लेकिन 5 सितंबर 2023 को फैसला महफूज रखा गया। आगे चलकर क्या हुआ वो अगले महीने में मैं बताऊंगा, जैसे हम डिटेल वाइज आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन जब सितंबर की बात हो रही है तो एक और बड़ा इवेंट हुआ सितंबर के महीने में और ये भी अफसोसनाक वाकया था, एक हादसा था। वर्दी में मलबूस कई लोगों की जान चली गई। बात मैं कोकरनाग की कर रहा हूँ, ग्राफिक्स के जरिए भी आप पॉइंट्स देख रहे हैं, खास बातें या बड़े इवेंट्स, बड़े फैसले और अफसोसनाक वाकयात। कोकरनाग में एनकाउंटर में पुलिस और फौज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। 13 सितंबर का दिन था। गुडूल कोकरनाग के जंगली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबेन इस तसादुम में आला फौजी अफसरान, जिनमें एक कर्नल था, मनप्रीत सिंह इसका नाम था, मेजर आशीष था और DYSP हुमायूं कैसर भट्ट जाँ बहक हो गए। अब जाकर जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के गडूल कोकरनाग इलाके में सितंबर के महीने में होने वाली इस वारदात ने, या जो खुनेन तसादुम था, तहकीकात की जिम्मेदारी NIO को ज़रूर सौंप दी गई, लेकिन ये जाकर दिसंबर के महीने में, मगर सितंबर में जब ये एनकाउंटर हुआ तो पूरे इलाके को या जम्मू कश्मीर की पुलिस और सिक्योरिटी दस्तों को, सिक्योरिटी एजेंसीज को इस वाक़े ने हिला कर रख दिया। एजेंसी की तरफ से कार्रवाई की गई, मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज हुए, तहकीकात का आगाज़ किया गया है और कौमी तहकीकाती एजेंसी कोकरनाग एनकाउंटर की तहकीकात साल 2024 में बहुत सारे नताइज सामने लेकर आएगी, बताएगी कि असल में क्या हुआ है।
یہ تو دوسری بڑی خبر تھی۔ سپتمبر میں ہی تیسری اور بڑی امپورٹنٹ خبر، بوس اہلکار سمیت 8 لوگ گرفتار ہوئے۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے جو جانکاری اس وقت دی گئی، جو بیان آیا کہ NIA کی طرز پر جو ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کام کرتی ہے اور محکمہ فوجداری کی تحقیقات کے ذریعے ایک خصوصی مہم کے دوران 8 مفرور ملٹنٹوں کو گرفتار کیا گیا، جن نے معاشرے میں سسٹم کا حصہ بن کر یا تو خود قاتل بنے یا چھپے قاتلوں اور دہشت گردوں کے ساتھیوں کے ساتھ رہے، لاجسٹک سپورٹ پرووائیڈ کی اور سسٹم کا حصہ بھی بنتے رہے۔ فوجداری تحقیقاتی محکمے یعنی CID کی معلومات کے ذریعے ریاستی تفتیشی ایجنسی SIA جس کو آپ کہتے ہیں، اس نے بھی کئی دنوں تک مختلف علاقوں میں تلاشی آپریشنز کیے، چھاپے مارے اور خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا۔ تقریباً 3 دہائیوں کے بعد دہشت گردی یا پھر جموں کشمیر میں امن و امان کی صورتحال کو بگاڑنے والے یہ لوگ جو تھے، کئی ایکٹس کے خلاف یا ان لافل پریونشن ایکٹیویٹیز ایکٹ کے خلاف کے تحت مقدمات درج ہوئے تھے۔ یہ مطلوب 8 ملٹنٹوں کے ساتھی یا ملٹنٹ اس وقت قرار دیے گئے، گرفتار ہو گئے۔ کہا گیا کہ 734 مفرور لوگوں میں سے، جن میں 417 کشمیر، 317 جموں میں ہیں، جن میں 327 ٹاڈا اور انسداد دہشت گردی ایکٹ یعنی پوٹا کے مقدمات میں مطلوب تھے، اور SIA نے اب تک 369 مفرور لوگوں کی تصدیق کی تھی اور شناخت بھی کی، اور ان میں سے 215 جموں، 154 جو کہ کشمیر وادی کے اندر مفرور تھے۔ اس کے علاوہ 369 جو تصدیق شدہ مفرور افراد تھے، ان میں جب یہ لوگ پکڑے گئے تو پتہ چلا کہ ان میں بوس کا بھی ایک شخص تھا جو سسٹم میں بیٹھ کر اس طرح کے کام انجام دے رہا تھا، پاکستان میں مقیم دہشت گردوں کے ساتھ یا ان کے ملٹنٹوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور الگ الگ جیلوں میں بعد میں ان 8 لوگوں کو بھیج دیا گیا۔ یہ تو وہ مہینہ تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں اتار چڑھاؤ بھی، کچھ اچھی خبریں بھی آئی، لیکن سپٹمبر کا مہینہ کل ملا کر کیسا گزرا؟ 3 بڑی باتیں۔ اب 10ویں مہینے کے بعد اکتوبر کا مہینہ، گرافکس بھی آپ دیکھیں گے اور گرافکس کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی۔ اکتوبر کے مہینے میں وزارت داخلہ کا بڑا فیصلہ آیا، جس میں جموں کشمیر کے اندر جو جونیئر افسران تھے ان کو ایک طرح سے جموں کشمیر سرکار نے سینئر افسران کے برابر عہدے پر لا کر کھڑا کر دیا، اور سسٹم میں تبدیلی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ افسران کی کمی جو سینئر لیول پر اس وقت جموں کشمیر میں ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ 24 KAS افسران کو IAS میں شامل کرنے کا فیصلہ مرکزی وزارت کی جانب سے جو جھنڈی دکھائی گئی اس کے بعد جموں کشمیر میں ہوا۔ ایسے جموں کشمیر کے اندر 24 JKS افسران جن کو IAS میں شامل کرنے کے لیے ڈیک تقریباً صاف ہو گیا۔ کشمیر انتظامیہ جلد ہی ایک میٹنگ بلانے کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ GAD کے ذریعے 24 JKS افسران کو IAS میں شامل کرنے کی مشق کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ مختلف ملاقاتیں ہوئیں، ناموں کو حتمی شکل دے دی گئی، UPSC اور DOPT کے افسران سے متعلق تمام سوالات کے جواب دیے گئے، اور حکام کی جانب سے اس وقت تصدیق کی گئی کہ جلد ہی نئی دلی میں ایک میٹنگ متوقع ہے۔ یہ لگاتار دوسرا سال ہوگا جب JKS افسران کو IAS میں شامل کیا جائے گا۔ 4 اگست 2022 کو JKS کے 16 افسران کو IAS میں شامل کیا گیا، اور 8 جولائی 2022 کو کل 28 JKS افسران کو شامل کرنے کے لیے انہیں کلیئر کر دیا گیا، لیکن ان میں سے 11 کو بعد میں ہٹا دیا گیا کیونکہ 8 خدمات سے ریٹائر ہو چکے تھے، 2 نئے جنہوں نے شمولیت سے انکار کر دیا تھا، اور 1 افسر کی موت ہو چکی تھی، جبکہ دوسرے کی قسمت کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے کرنا تھا، اور بعد میں جا کر فیصلہ ہوا۔ تو 24 افسران، اور اصل میں مقصد اس پھیر بدل کا یا اس تبدیلی کا یہ تھا سرکار کے مطابق کہ آج کے وقت میں جو پریشانیاں ہیں یا جموں کشمیر کے اندر جو افسران کی کمی ہے اس کو دور کر دیا جائے گا۔ یہ اکتوبر کا مہینہ اس لیے خاص تھا، 13 اسامیاں بھرتی کرنے کے لیے ایک جگہ، اور اس کے بعد 24 افسران کی یہ جو ذمہ داری تھی ان کو IAS کا کور پہنا کر نئی ذمہ داری جموں کشمیر میں جو دی گئی، وہ بہت بڑا فیصلہ مرکزی سرکار اور جموں کشمیر انتظامیہ کا تھا۔ اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ نومبر کا مہینہ جموں کشمیر کے لیے کیوں خونین بھی رہا۔ تصادم کچھ ایک جگہوں پر ہونے کے امکانات ضرور نظر آئے، سسٹم میں تبدیلی بھی ہوئی، لیکن بدقسمتی کے سڑک حادثات بھی ہوئے، اور اس نومبر کے مہینے نے جہاں اچھی خبریں شروعاتی دور میں سنائی، وہیں پر بری خبریں۔ پہلی خبر، GMC اور SMC کی میعاد ختم ہوئی، جموں میونسپل کارپوریشن اور سری نگر میونسپل کارپوریشن۔ نومبر آدھا گزر چکا تھا، 15 تاریخ تھی جب ڈوڈا میں سڑک حادثہ ہوا، 40 مسافروں کی موت ہوئی۔ اس کے علاوہ ہائی لائٹس 2023 میں بڑی بات یہ کہ DGP RR سوین، جن کو UT کے اندر 17ویں DGP کے حیثیت سے ذمہ داری ملی، اور بیک ٹو ولیج پروگرام کا 5واں مرحلہ بھی اسی مہینے میں شروع ہوا۔ یہ جو 4 الگ الگ خبریں میں نے آپ کو بتائی ہیں پولیس سول حکام کے حوالے سے، لیکن سب سے پہلے بات سول حکام کی، GMC اور SMC۔
क्योंकि इंतखाबात के इनेकाद के वक्त की जो गैर यकीनी सूरत हाल थी, इस दरमियान पार्लिमानी इंतखाबात के अलावा श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन SMC की मियाद 5 नवंबर को ख़त्म हो गई। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी 14 नवंबर को अपनी मियाद ख़त्म करने के साथ इदारा अपना काम ख़त्म कर गया। मायूसी अगरचे आर्जी तौर पर जो कॉर्पोरेटर्स थे इनमें ज़रूर नजर आई, चूँकि इनकी ताकत या आप कह सकते हैं इख्तियारात, मुराद और ओहदा वो एक तरह से छीन भी लिया गया। ये जमहूरी अमल का एक हिस्सा ज़रूर है, क्योंकि 5 बरस आप खिदमात अंजाम देते हैं और वक्त से पहले भी कभी सरकार बड़े फैसले लेती है और हुकूमत के खिलाफ शिकायत कई लोग करते हुए नजर आए, मगर इंतखाबात में ताखीर को लेकर सवाल सरकार पर उठा और सियासी जमातों ने भी उठाया और कहा कि अब इंतखाबात कराएं। लेकिन जब ये मियाद ख़त्म हो गई जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, तो ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के अंदर डिप्टी कमिश्नर और ADCs को दी गई, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया गया। कॉर्पोरेटर्स या फिर जो बड़े अफसरान थे इन दोनों इदारों में, उनको जिम्मेदारी दी गई। अब जनवरी की 9 तारीख को जितने पंचायतों के अंदर नुमाइंदे हैं, सरपंचेस हैं, उनकी मुद्दत भी 5 साल की ख़त्म हो जाएगी। इंतज़ार अब है तो वो इसके बाद इंतखाबात का। नवंबर की बात हो रही है तो दूसरी बड़ी खबर भी और अफसोसनाक भी, क्योंकि डोडा के अंदर एक सड़क हादसा हुआ। 40 मुसाफिरों की मौत हुई, 16 लोग जख्मी हुए। गुज़श्ता 4 बरसों में ट्रैफिक के हादसात में जम्मू कश्मीर ने 4278 इंसानों की मौत होते हुए देखी, जिनमें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर 1000 अफराद की मौत हुई। मरकजी वजारत रोड ट्रांसपोर्ट के आदादोशुमार मौत की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2018 से 2022 तक 28,178 सड़क हादसा पेश आए, जिनमें 4,278 अफराद की मौत हो चुकी है। हादसात में जम्मू श्रीनगर शाहराह पर सबसे ज़्यादा हादसे हुए, या फहरिस्त में सबसे ऊपर हाईवे है। 7,870 हादसा पेश आए और इन हादसात में 1,000 मुसाफिरों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन ये जो तस्वीरें आप साथ साथ देख रहे हैं, ये तस्वीरें डोडा के एक्सीडेंट की हैं। सुबह 8 बजे गाड़ी निकलती है, कई लोगों ने रखते सफ़र बांधा। बच्चों को ये वादा करके कई वालिदैन निकले कि शाम को अपनी बेटी या बेटे के लिए वो ज़रूर खिलौना लेकर आएंगे, खाने की कोई चीज़ लेकर आएंगे। तकरीबन 11 बजे के आसपास वक्त था, खबर मिलती है कि ये बस जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग बैठे थे, ओवरलोडिंग की गई थी, और वो भी एक तंग सड़क के ऊपर जो खस्ता हाली का शिकार थी, यहाँ पर हादसे का शिकार हुई। तो कई लोगों का सफ़र ख़त्म हो गया और वो बच्चों की सिसकियाँ, उनकी आहो पुकार हर तरफ देखने और सुनने को मिली। बाद में हाई कोर्ट ने एक कमेटी तश्कील दी कि मुगल रोड या पीर पंचाल के अंदर चिनाब वैली में सड़क हादसात की वजूहात क्या हैं और ये हादसा क्यों हुआ था और मुमकिन इकदाम क्या उठाए जा सकते हैं हादसात को रोकने के लिए। कमेटी ने सिफारिशात पेश की कि एक तो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल, तंग सड़कों में पुरानी गाड़ियाँ, रजिस्ट्रेशन का ख्याल न रखना, ये सारी वजूहात हैं, और फिर ओवरलोडिंग एक शदीद किस्म का मसला जो परेशानी का सबब बना। ये 40 लोगों की मौत सबसे दुखी खबर इस साल की थी। अब ज़रा तीसरी खबर की तरफ, ग्राफिक्स में आप तीसरा पॉइंट देख रहे हैं। RR स्वेन को जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस सरबराह बनाया गया। IPS अफसर RR स्वेन 31 अक्टूबर को श्रीनगर में पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक तकरीब में जम्मू कश्मीर के 17वें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP का ओहदा संभाल लेते हैं और दिलबाग सिंह की जगह ली। 1 नवंबर को जाकर इन्होंने कुर्सी संभाली और स्वेन का इस्तकबाल सीनियर अफसरान ने किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, ठीक वैसे ही जैसे बात। उसके बाद उन्हें एक आवाम से राब्ता मुहिम भी रहे, या लोगों का एतमाद बहाल रखा जा सके या जारी रहे या कॉन्टीन्यूटी रहे, पुलिसिंग अच्छी हो, इसकी भी एक कामयाब कोशिश की है। 1991 बैच के IPS RR स्वेन 2020 से स्पेशल DG CID और जम्मू कश्मीर के इंटेलिजेंस चीफ के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे थे। RR स्वेन सीनियर अफसरान की एक मीटिंग की सदारत कर रहे थे और महकमे के अंदर मुख्तलिफ जो काम इस वक्त चल रहे हैं, विंग्स अलग अलग बनी हैं, इस काम के बारे में भी मालूमात ली। और सबकदोश होने वाले DGP दिलबाग सिंह, जो कि 1987 से इंडियन पुलिस सर्विस IPS बैच में का हिस्सा थे, 2018 में आला ओहदा संभाला, 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी पोजीशन को ख़त्म करने के बाद मरकज़ के मंसूबे से सिर्फ 1 साल कबल 5 अगस्त 2019 को पुलिसिंग 2019 के नतीजे में सड़कों पर होने वाले मुजाहिरों में कमी आई, इसमें उनकी एक बड़ी कोशिश थी। लेकिन यहाँ से आगे नया सिलसिला शुरू हुआ। कुछ तस्वीरें जो पुलिस हेडक्वार्टर की देख रहे हैं, और RR स्वेन से अब तक 1000 से ज़्यादा लोग अपनी बात डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसफ़र के मामला, SRO 43 के मामला, दीगर कुछ परेशानियाँ, वालिदैन, बच्चे, किसी की अहलिया परेशान होती है तो उन केसेस को प्रायोरिटी बेसिस पे 24 घंटों में पब्लिक दरबार हर सैटरडे को या हर हफ्ते को लगाते हैं, हर महीने में 1 नवंबर के बाद, और इससे लोगों को बहुत राहत मिली है। ये बड़ा फैसला था। आखिरी लाइन जो आप देख रहे हैं नवंबर के महीने की, वो है बैक टू विलेज प्रोग्राम, जिसका आगाज़ इसी नवंबर के महीने में होता है।
बैक टू विलेज प्रोग्राम का 5वां मरहला 7 नवंबर से शुरू हुआ। 2019-2022 के दरमियान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के 4 मराहिल मुनक्किद किए थे और ये 5वां 16 नवंबर को ख़त्म होता है। आवाम की जो दीगर ज़रूरी आप कह सकते हैं कि मसाइल हैं, ज़रूरियात हैं, हकीकी तरक्की हो, शहर से अफसरों को गांव में भेजा जाता है कि वहाँ की लाइफ क्या है, किस तरीके से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रहन सहन क्या है, तरीक़ाकार है, उन चैलेंजेस से जिनसे आवाम गुजरती है ज़रा आप भी जाएं, मुशाहिदा करें और उसके बाद एहसास करें कि एसी वाले कमरे में बैठना या ज़मीन पर काम करना कितना मुश्किल और कितना आसान होता है। आला सतही मीटिंग की सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की। 5th फेज ऑफ बैक टू विलेज प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाई गई और इस दौरान हज़ारों लोगों की शिकायतें सुनी गई। जल जीवन मिशन, महकमा PDD, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेहत के हुकाम या फिर इसके अलावा महकमा रेवेन्यू समेत कई महकमों ने आवाम की मुश्किलात अपने अफसरों के जरिए गाँव में भेज कर सुनी और इनको वक्त मुकर्ररा के अंदर हल करने का भी यकीन दिलाया। तो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक यह अहम इजलास चला, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये हुकूमत की जानिब से जो अवामी राब्ता मुहिम थी बैक टू विलेज प्रोग्राम, वो नवंबर के महीने में ख़त्म हो गया। अब ज़रा आखिरी लम्हात की बात करते हैं। यहाँ अफसोसनाक खबरें भी हैं, अच्छी खबरें भी हैं। मुल्क की हिफाजत, मुल्क की मईशत, सलामती, तरक्की और बाकी कई ऐसे अहम मुद्दे जिनको सर फहरिस्त हुकूमती सतह पर रखा गया। अदालत उज़्मा तक की बात हुई। पहले मैं ग्राफिक्स के ज़रिए बताऊंगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट महीनों में से हमारे लिए है, क्योंकि दफ़ा 370 पर हतमी फैसला हुआ। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन के 2 बिल जो हैं वो पास किए गए। वो इसी महीने में साल 2023 के दिसंबर के आखिरी लम्हात में जम्मू कश्मीर में ख़वातीन को सियासी रिजर्वेशन पुडुचेरी के साथ देने का फैसला और अतुल डल्लू जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी बने। ये 4 पॉइंट एक तरफ प्लेट पलटी तो दूसरी बात आपके सामने पार्लिमानी सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी हुई। दिसंबर 21 को आखिरी जो लम्हात थे या आप कह सकते हैं सेकेंड लास्ट वीक, बफलियाज में मिलिटेंट हमला हुआ। 5 जवान इसमें मारे गए, जबकि इसके अलावा 3 आम शहरी भी अलग अलग जगहों पर होने वाले ऑपरेशन और उसके बाद हिरासती मौत का एक सिलसिला हमने देखा। एहतिजाज, ये सारी कोशिशें और ऑपरेशंस अलग अलग जगहों पर। और इम्पॉर्टेंट लाइन, बारामूला में पुलिस अफसर का कत्ल कर दिया गया। तारीख 24 दिसंबर की थी। दोपहर होते होते सफ़े मातम बिछ गई थी, क्योंकि सुबह का वक्त था। नमाज पढ़ते पढ़ते मस्जिद में एक शख्स का कत्ल होता है। ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप दिसंबर के महीने में। अब मैं ब्रीफली जरा एक एक करके बताऊं। अदालत उज़्मा ने 11 दिसंबर को आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाया और 35A की मनसूखी को से मुतल्लिक एक तारीखी फैसला अवाम के सामने आया। इस फैसले के जरिए अदालत उज़्मा ने भारत की खुद मुख्तारी और सालिमियत जो हर हिंदुस्तानी को अजीज है, इसे बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त कह दिया कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया, इसका मकसद आइन को तोड़ना नहीं बल्कि इसे जोड़कर मजीद मजबूत करना था। अदालत उज़्मा ने इस हकीकत को भी तस्लीम किया कि दफ़ा 370 हमेशा के लिए नहीं था, बल्कि एक आर्जी इंतज़ाम था, ये एक शिक थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दिलकश मनाजिर, पुरसुकून वादियाँ, खूबसूरत पहाड़, शायरों, फनकारों और मुहिम जोई करने वाले लोगों को या नस्लों से मशहूर करते रहे हैं। लेकिन ये वो जगह है जहाँ आप कह सकते हैं कि अजमत को गैर मामूली दर्जा हासिल होता है, जहाँ हिमालय आसमान को छूने की कोशिश करता है और जहाँ की आप कह सकते हैं कि झीलों और नदियों के पानी में बहिश्त का नज़ारा भी देखने को मिलता है। लेकिन इस नज़ारे में दिल्ली से जो फैसला हुआ, हज़ारों लोगों को मायूसी हुई और हज़ारों लोग इस फैसले को सही भी साबित करते रहे। ख़ास तौर से लीगल फ्रेटर्निटी ने इस पर सवाल उठाए और जम्मू कश्मीर के अंदर एक तवील मुद्दत तक अदम इस्तेकाम या बदतरीन सूरत हाल जो देखी गई, इसका जिम्मेदार हुकूमत ने 370 को ठहराया। अदालत में पहुंची और जो कुछ हो रहा है उसकी जम्मू कश्मीर अवाम मुस्तहिक नहीं है, ये क्लियर किया गया। लेकिन 5 जजों के आईनी बेंच ने फैसला सुनाया। तस्वीर आपने देखी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 11 दिसंबर 2023 को सुनाया। हाईलाइट्स में सबसे ऊपर हमारे लिए इसलिए क्योंकि इसने पूरी तरीके से जो पॉलिटिकल सिनारियो था जम्मू कश्मीर का, वो तब्दील करके रख दिया। अब दूसरी बात, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने, क्योंकि पार्लियामेंट में या आप कह सकते हैं ऐवान ज़री में, लोअर हाउस और अपर हाउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बहस होती रही। कानून साजी को के हवाले से 2 अहम बिलें मंजूर हुई। एक तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2023, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 में तरमीम करना था। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट में तरमीम करने के मकसद से हुकूमत ने दोनों बिल लाए। शोर शराबा ज़रूर हुआ मगर दोनों को पास कर दिया गया। 2004 का पुराना एक्ट जो था उसमें तरमीम हुई। इन बिलों के जरिए हुकूमत ने LG को ये इख्तियारात दिए कि वो 2 मुहाजिर कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदों को
और मगरबी पाकिस्तान से आए लोगों में से एक को असेंबली के लिए कम से कम जो एक नुमाइंदा है उसको नामजद करे, नॉमिनेट करे। नॉमिनेशन के इख्तियारात उसे दिए गए। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इसकी मुखालफत की, वो तो होना भी था, और ये भी कहा कि ये इख्तियारात ठीक है आप दे रहे हैं, लेकिन ये इस पर सियासी दाव ना करें। या तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाद में जाकर जो गवर्नर बनेगा अगर रियासत भी बन जाती है तो इसलिए अवामी मुंतखबा हुकूमत को ये इख्तियारात मिलने चाहिए। ये मुतालबात उस वक्त किए गए। ये दूसरी बड़ी खबर आपके सामने थी। तीसरी बड़ी बात जो ग्राफिक्स के जरिए आपने देखी कि जम्मू कश्मीर में खवातीन को रिजर्वेशन पुडुचेरी के साथ 33% देने का फैसला भी एक बिल के जरिए हुआ। लोकसभा और असेंबलियों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन के इंतजामात जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी असेंबलियों में खवातीन को 1/3 रिजर्वेशन देने से मुतल्लिक 2 बिलों को पीर का दिन था राज्यसभा में दिसंबर में अपोजिशन के हंगामा आराई के दौरान मुख्तसर बहस के बाद सूती वोटों से मंजूर कर दिया गया। ये दोनों बिल लोकसभा में पहले से मंजूर हो चुके थे। इस तरह अब पार्लियामेंट की मोहर इन पर लग गई और 19-20 दिसंबर का एक और तारीखी दिन खवातीन के लिए था। दूसरी बार मुलतवी और खाने के वक्फे के बाद कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का मामला उठाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। जबरदस्त शोर शराबे के दरमियान चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ दूसरी तरमीम बिल 2023 और मरकज के ज़ेर इंतजाम हुकूमत तरमीमी बिल 2023 पेश करने के लिए वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय का नाम तो पुकारा, लेकिन पहले ही अमित शाह जो बिल लोकसभा में पेश कर चुके थे वो पास हो गया। इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट बिलें, 2 पहले मैंने बताई और एक ये जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक पास हो गई। अब चौथी लाइन जो आखिर में आप देख रहे हैं अतुल डल्लू के मुताबिक, ये वो अफसर हैं जो कश्मीरी पंडित हैं और दिल्ली के अंदर काफ़ी मुद्दत तक रहे, एक वक्त इन्होंने गुजारा, लेकिन फिर जाकर जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा ओहदा इन्हें दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी। मरकजी हुकूमत ने 1988 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS अफसर अतुल डल्लू को जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया और जम्मू कश्मीर के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जो उस वक्त थे अरुण कुमार मेहता 30 नवंबर 2023 को सबकदोश हुए, रिटायर हो गए। अतुल डल्लू 2017 के बाद से यूनियन टेरिटरी में आला ओहदे पर फाइज होने वाले पहले मकामी अफसर थे और फिलहाल अरुण कुमार मेहता के बाद जम्मू कश्मीर में खिदमात अंजाम देने वाले सबसे सीनियर अफसरान में से एक, या आप कह सकते हैं इंतजामिया का हिस्सा रहने वाले अतुल डल्लू थे। इसके बाद कई जगहों पर गए, ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ और पहले वो मकामी अफसर होंगे जो इस आला ओहदे पर 2017 के बाद फाइज रहे। 31 अगस्त 2015 से अप्रैल 2017 तक इस ओहदे पर फाइज रहने वाले ये सीनियर अफसर पहले भी थे, कई जिम्मेदारान पहले भी रहे, लेकिन 17-18 के बाद ये कुर्सी किसी और को नहीं मिली। डेपुटेशन पर आगे बढ़ने से पहले डल्लू जम्मू कश्मीर में महकमा ज़राअत की पैदावार के फाइनेंशियल कमिश्नर बन चुके थे और चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू का दिसंबर के अवाइल में ओहदा संभालने के बाद पहली बार श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट में पहुंचने पर सैकड़ों मुलाजमीन ने वालेहाना इस्तकबाल किया। उसके बाद उन्होंने जाकर न सिर्फ सिविल सेक्रेटरीट से आगे बढ़े, सैकड़ों मुलाजमीन के मसाइल सुने, अवाम की मुश्किलात और इज्तमाई तौर पर आगे बढ़ते हुए एक दफ्तर के अंदर तमाम लोगों की मुश्किलात का अजाला किया जाए, ये कोशिश की। कई लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और सियासी जमातें भी इस पर काफ़ी खुश नजर आई जो ज़्यादातर इस तरह के मामलात पर सियासी बयानबाजी करते थे। अब ज़रा अगले 4 वाक़यात आपको बताते हैं दिसंबर के। पॉइंट आपके सामने दफ़ा 370 का था, रिजर्वेशन का था, विमेंस का था और साथ साथ अतुल डल्लू का। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी हुई, ये सबसे ज़्यादा सुर्खियों में मामला क्यों? लोकसभा और राज्यसभा से 143 अरकान पार्लियामेंट MPs को मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में बुध का दिन था। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 अफराद सख्त सिक्योरिटी को तोड़ते हुए, जो कि कहा जाता है कि अपने पास एक छोटा सा कैन लिए हुए थे, दाखिल अंदर हो जाते हैं और ऐवान में अफरा तफरी इस दौरान मचती है। तमाम मेंबरान पार्लियामेंट भाग खड़े हुए जबकि लोकसभा की कार्रवाई फौरी तौर पर मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई, उस वक्त की तस्वीरें भी आप साथ साथ देख रहे हैं, लाइव तो जारी थी, जिस दौरान एक शख्स ने सिक्योरिटी इंतजामात तोड़ते हुए पार्लियामेंट की बेंचों पर छलांग लगाए और दूसरे कई लोग जो आसपास थे उनको पकड़ा भी। आप ये भी कह सकते हैं कि विजिटर्स गैलरी से ये तमाम लोग लटके हुए थे और नीचे इन्होंने जब छलांग लगाई तो आसपास धुआं भी देखा गया, जो पीले रंग का गुब्बार आप देख रहे हैं। इन दोनों के पास कहा जाता है कनस्तर था, ये केन था और सोशल मीडिया पर जारी जो वीडियो बाद में आए उससे पता चला कि धुआं उड़ाने के बाद पूरा ऐवान जर्द रंग के धुएं में भर गया था। बाद में लोकसभा मेंबरान ने इन दोनों को पकड़ा, इनकी खूब आप कह सकते हैं कि इन पर वो गालिब हुए, पिटाई की गई और इस ज़िमन में कांग्रेस के MP गुरजीत सिंह ओजला ने पार्लियामेंट में जब पेश होने वाला वाक़या था उसकी सबसे पहले मीडिया के सामने रिपोर्ट रही, क्योंकि वो इसके चश्मदीद थे। हंगामे के बाद
एक और हंगामा खड़ा हुआ। वो हंगामा था पार्लियामेंट से इस मामले पर लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह वज़ीर दाखिला यानी अमित शाह आकर जवाब दें, अपोजिशन हंगामा करता चला गया। और तारीख में पहली बार हुआ कि इससे पहले 28 मेंबरान को डॉक्टर मनमोहन सिंह के होते हुए, जिनका ताल्लुक बीजेपी से था, मुअत्तल किया गया, सस्पेंशन नोटिस दिए गए थे। लेकिन यहां मामला उल्टा हुआ। 150 के करीब इन तमाम एमपीज को सस्पेंड कर दिया और कई लोग बदकिस्मती से ऐसे जो पार्लियामेंट में थे ही नहीं, उनको भी सस्पेंड कर दिया। इसीलिए हुकूमत पर सवाल उठे, स्पीकर पर सवाल उठे, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर जिम्मेदारी संभालती है। इनमें लोकसभा के अंदर 100 के करीब और राज्यसभा के भी 43 से 45 लोग शामिल थे, जिनको सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया। अब जाकर सीआईएसएफ को जिम्मेदारी सौंपी गई। दिल्ली पुलिस से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का जिम्मा वापस लिया गया। और दिन कौन सा चुना गया? 13 दिसंबर का। ये वही दिन था जब 2001 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। 9 पुलिस के जवान और बाकी लोग जाँ बहक हुए थे। उसी दिन इस तरह का एक और हमला होता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। दिसंबर की बात हो रही है तो एक ऑपरेशन के मुतालिक भी, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए आप देख ही रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल क्या थी। दिसंबर का ही महीना था। आप कह सकते हैं कि दफा 370 से लेकर चीफ सेक्रेटरी के तब्दील करने का फैसला दिसंबर में हुआ। लेकिन दिसंबर 21 को बफलियाज के करीब फौजी गाड़ी पर हमला, जो ऑपरेशन कई दिनों तक चलता रहा। बफलियाज इलाके में मिलिटेंट करीब आते हैं, फौजी गाड़ी पर घात लगाकर हमला करते हैं और 5 फौजी एहलकारों की जान चली गई। और यहां तक कहा गया कि बर्बरता हुई, यानी अफरा तफरी का आलम इसलिए उस इलाके में क्योंकि जब मिलिटेंट आए तो 2 फौजी जवानों की गर्दनें काटकर अपने साथ ले गए। इस तरह का दावा सोशल मीडिया पर किया गया और बाद में कुछ तस्वीरों के जरिए भी कुछ लोगों ने तस्दीक करने की कोशिश की, लेकिन असल में बेहुरमती लाशों की हुई थी। इतलात मौसूल हुई कि करण कुमार, बीरेंद्र सिंह, चंदन कुमार, गौतम कुमार ये मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। और दिफाई तर्जुमान ने बाद में तस्दीक की कि जिनको आर्मी अस्पताल इलाज मौलजी के लिए भेजा गया था, उनमें से भी एक जवान ने दम तोड़ दिया। इस तरीके से बफलियाज के अंदर सबसे खतरनाक ऑपरेशन पीर पंचाल का चला, जहां पर सिक्योरिटी के एहलकार कुल मिलाकर इस 2023 के साल में 23 के आसपास मारे गए या 24 इनकी तादाद बनती है। लेकिन इसी दौरान 48 घंटों में एक और वाकया पेश आता है। एनआईए मौके पर पहुंचती है। फौज की जानिब से कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स 48 के जिम्मेदारान, जम्मू कश्मीर पुलिस इन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है, लेकिन इन्हें टॉर्चर किया जाता है। कस्टडी में 3 लोगों की मौत हो जाती है। आप कह सकते हैं कितनी भयानक तस्वीरें आई जो देखी नहीं जा सकती थी। सिक्योरिटी इदारों ने जैसे ही इस पर सवाल उठाए तो सरकार ने अनाउंस कर दिया, आर्मी ने ट्वीट कर दिया, आर्मी ने पोस्ट कर दी एक्स पर कि वो इसमें इंक्वायरी के लिए पूरा ताउन देंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजा भी साथ साथ नौकरी भी उन 3 परिवारों को या लवाहिकीन को दे दिए जो मुतासिर हुए थे। 3 लोग जिनको टॉर्चर किया गया था। शहरी इलाकों पर गमो गुस्सा, नाराजगी खित्ते के अंदर जबरदस्त देखी गई और लोगों ने सवाल सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई पर उठाए, लेकिन सियासतदानों को भी जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात बर्बाद किए। और इस पूरे मामले पर फौज की जानिब से पहला अच्छा कदम उठाया गया कि तहकीकात शुरू की गई और मुलव्विसीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई आर्मी करेगी, ये यकीन दिलाया। हंगामा आराई के बीच इंटरनेट भी 2 से 3 दिनों तक बंद रखा गया। साथ साथ कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन, पूछताछ, सड़कें बंद और सिक्योरिटी बढ़ाना, सर्च ऑपरेशन कॉर्डन करके बढ़ाना, हेलीकॉप्टर के जरिए या फिर ड्रोन्स के जरिए इस इलाके में निगरानी चलती रही। तस्वीरें आपने साथ साथ देखी। ये सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक था पीर पंचाल के अंदर, जो दिसंबर 21 को पेश आया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। 2 दिन खत्म हुए, आप कह सकते हैं 22 और 23, और जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं दिसंबर के महीने में, और ये वो तस्वीर है जहां आप अक्सर इबादत के लिए जाएंगे और सोचेंगे कि यहाँ कोई इबादत करने गया होगा, लेकिन यहाँ भी मातम का माहौल था। नए साल की तैयारियां चल रही थी, जश्न की तस्वीरें आनी थी, मगर उस दौरान एक सीनियर पुलिस अफसर जो रिटायर हो चुके थे, गंटामुल्ला बारामुल्ला शीरी में, सुबह उस वक्त खौफ और दहशत का माहौल देखा गया जब ये तस्वीर सबके सामने आई, क्योंकि मस्जिद में दाखिल होते वक्त इनको मिलिटेंटों ने गोली मार दी। नाम इनका मोहम्मद शफी मीर है और एसएसपी के पद पर रह चुके हैं। एसएसपी रिटायर थे, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी ये सीनियर पुलिस अफसरान में इनका शुमार होता है। इनकी तदफीन 24 तारीख को ही दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास कर दी गई। लेकिन मोहम्मद शफी मीर जब इस पर फायरिंग की गई, अपनी रिहाइशगाह से मस्जिद की तरफ जब वो रवाना हुए थे और मस्जिद के कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा एक तवील मुद्दत के बाद देखा गया कि किसी इबादत गाह के अंदर किसी शहरी पर या तो अजान देते एक वक्त या फिर नमाज के लिए वो जा रहे थे, उसी दौरान उन पर निशाना साधा जाता है।
इतना ही नहीं, करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया क्योंकि उनको 4 गोलियां लगी थी। इसके बाद बड़े पैमाने पर मस्जिद के आसपास, पूरे घंटा मोहल्ला के अंदर, जहां पर तलाशी कार्रवाई शुरू हुई, और गुलिस्तान न्यूज़ पर सबसे पहले 24 तारीख को ये खबर आपने देखी भी थी। सीनियर पुलिस अफसर को गोली मारना और टारगेट किलिंग्स में इस तरीके से इजाफा करना, उस वक्त जब पुंछ के अंदर भी ऑपरेशन चल रहा था, तशवीशनाक माहौल था, अफरा तफरी का आलम था। गोली मारकर इनका कत्ल किया गया और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। ये वाक़या था दिसंबर के आखिरी आयाम का, और दिसंबर से भी अच्छी खबरें बिल्कुल भी नहीं थी। तो नाजरीन, ये साल 2023 के हवाले से बात थी, हाईलाइट्स 2023। मैं उम्मीद भी करूंगा और हमारी पूरी टीम के साथ हम सबको आप इजाज़त देंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इन वाक़यात पर अपने तासुरात, अपने ओपिनियन, अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, उस पर जैसे भी आपके कमेंट्स होंगे उनका ज़रूर जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। हम अपनी गलतियों, कोताहियों को मानते हैं, एतराफ़ करते हैं, और साथ साथ आपके तासुरात, आपकी तजावीज़, एतराज़ात, सवालात सर आँखों पर सबसे ऊपर रखकर हमेशा उन पर गौर व खौज़ किया जाता है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, और चलते चलते कि ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास रहे, खुदा करे कि नया साल सबको रास रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।